हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि पूरे जनवरी 2021 में हम करेंगे ऑल्ट कॉइन का अलग से टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस, और उसी सीरीज का दोस्तों ये दूसरा वीडियो है। और इसमें हम आज बात करेंगे एडीए वर्सेस ईओएस। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दो ऑल्ट कॉइन के बारे में जो कि टॉप के कॉइन्स है दोस्तों। दोनों में ही बहुत पोटेंशियल है, तो आज हम इनका कंपैरिजन करेंगे, प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, फंडामेंटली देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है, एंड साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस पे देखेंगे कि ग्राफ क्या कहता है, क्या हो सकता है आने वाले टाइम का इसका फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्शन। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर बजाइएगा दोस्तों, क्योंकि हम डेली लाते हैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, और साथ ही साथ डेली करते हैं हम बिटकॉइन और इथेरियम का भी टेक्निकल एनालिसिस अलग से दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एडीए वर्सेस ईओएस। तो सबसे पहले देखते हैं एडीए। एडीए मतलब कार्डानो, और जो करंट उसका जो प्राइस है वो 17 सेंट के ऊपर बना हुआ है दोस्तों, और वहीं उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई काफी ज्यादा है। जो करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इवन दो मार्केट कैप ज्यादा होते हुए भी ड्यू टू हाई नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग सप्लाई हमें डॉलर में उसकी वैल्यू कम दिख रही है। अगर रैंक की बात करें दोस्तों, ये तो 9 नंबर का टोकन फिलहाल बना हुआ है। एंड अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो ये अक्टूबर 2017 के आसपास आया था मार्केट में, एक्सचेंज पे लॉन्च हो गया था दोस्तों। एंड वहां पे जो इसका स्टार्टिंग प्राइस था वो काफी लो था। अगर मैं ऑल टाइम लो की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 2 सेंट के बराबर था। एंड जो कि मार्च 2020 में आया था। ऑल टाइम जो हाई इसका गया था वो जनवरी 2018, जो कि लास्ट बुल साइकिल का टॉप था दोस्तों। तो ओवरऑल अगर मैं इनका ओवरऑल अगर कम्युनिटी की बात करूं तो कम्युनिटी वाइज आप देखोगे काफी बड़ा कम्युनिटी है इनका, हमेशा से टॉप के क्वाइंस में बने रहे हैं। तो इसका रीजन यही है दोस्तों। जहां तक बात है डेवलपमेंट की, तो 2020 में पूरे साल ऑलमोस्ट इनका काफी ज्यादा एक्टिव रहा डेवलपमेंट कम्युनिटी। एंड आपको दिखेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो काफी क्वाइट एक्टिव रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो हमेशा ही ये टॉप के क्वाइन में बना रहा है। इनफैक्ट ये लास्ट बुल रन के टाइम में टॉप 5 में हुआ करता था। अभी फिलहाल 9 नंबर पे है दोस्तों। इसके बारे में हम डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे प्राइस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम वहां जाएं, इनके प्रोजेक्ट्स के फंडामेंटल हम कंपेयर करेंगे। लेकिन कंपैरिजन से पहले हम यूएस के फंडामेंटल देखते हैं कि यूएस जो प्रोजेक्ट है वो क्या कहता है। यूएस का करंट प्राइस जो है लगभग $2.63 बना हुआ है। वॉल्यूम बहुत अच्छा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई एडीए के कंपैरिजन में काफी कम है दोस्तों। एंड जहां तक पोजीशन की बात करूं तो नंबर 16 पे अभी एग्जिस्ट करता है। ये भी हमेशा से टॉप 20 में रहा है। जहां तक इसकी लॉन्चिंग डेट की बात है दोस्तों, ये अप्रॉक्सिमेटली जुलाई 2017 के आसपास आया था। और इसका ऑल टाइम लो जो गया था वो मिनिमम गया था लगभग 50 सेंट के अराउंड में, जो कि अक्टूबर 2017 में गया था। और जो इसका ऑल टाइम हाई गया था वो अप्रैल 2018 में गया था दोस्तों, जो कि था $22.71 के अराउंड में। अब बात कर लेते हैं इनका कम्युनिटी का। तो कम्युनिटी में काफी एक्टिव है इनका, काफी ज्यादा ट्विटर एंड रेडिट पे इनका एक्टिव रहा है। इनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हैं। वहीं डेवलपमेंट की बात करें तो 2020 में क्वाइट नाइस, बहुत अच्छा डेवलपमेंट टोटल ओवरऑल देख सकते हो कि एक्टिव है। तो प्रोजेक्ट एक्टिव है और कंटिन्यूसली डेवलपमेंट चल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके वेबसाइट के बारे में। तो आपको अगर इसके बारे में ईओएस के बारे में डिटेल में जानना हो तो आप इनका वेबसाइट eos.io के ऊपर जाके आप डिटेल में इनके प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ सकते हो, इनके फीचर के बारे में पढ़ सकते हैं, इनके प्रोजेक्ट्स प्लान के बारे में पढ़ सकते हैं, अपकमिंग प्लान्स और जो डेवलपमेंट जो कि चल रहा है उसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में देखने को मिल सकता है दोस्तों। इस वीडियो के एनालिसिस जो भी मैं दूंगा दोस्तों, इस वीडियो का अंत में आप मैं रिकमेंड करूंगा कि इन्वेस्ट करने से पहले जरूर इनके वेबसाइट को विजिट कीजिए, इनका कम्युनिटी चेक कीजिए, सो दैट आप भी अपने लेवल पे आप इनका एनालाइज अच्छे से कर सको। कार्डानो की बात करते हैं दोस्तों। कार्डानो के लिए आप जा सकते हो cardano.org। यहाँ पे इनके वेबसाइट पे काफी कुछ मेंशन है रिगार्डिंग देयर प्रोजेक्ट्स, देयर जर्नी, देयर हिस्ट्री। एंड यही नहीं, उसके फीचर, स्ट्राइकिंग फीचर जो कि उसको अलग करता है बाकी प्रोजेक्ट से। तो क्वाइट नाइस, बहुत कुछ कवर किया हुआ इन्होंने वेबसाइट पे। मैं रिकमेंड करूंगा ईओएस एंड कार्डानो दोनों के वेबसाइट पे आप जरूर जाइएगा दोस्तों, और आप इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में डिटेल में जानिएगा। इन दोनों वेबसाइट का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस कर दूंगा वीडियो में। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये ईओएस एंड कार्डानो दोनों प्रोजेक्ट ठीक है, पुराना है। 2017 जो लास्ट बुल रन था उससे पहले आ चुका था प्रोजेक्ट, और कहीं ना कहीं जो जिस प्राइस रेंज में स्टार्ट हुआ था वहां से बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था लास्ट बुल रन में। तो क्या इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ऑलरेडी हमने इसको ले रखा है तो क्या हम होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करूंगा इसके स्ट्राइकिंग फीचर के बारे में कि ये बेसिकली प्रोजेक्ट्स है क्या, और इन दोनों प्रोजेक्ट्स को मैंने एक साथ क्यों लिया। उसका एक ही रीजन है दोस्तों, ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं 2017 में आए थे। इन दोनों ने एक प्रॉब्लम जो इथीरियम का था, स्केलेबिलिटी का, जी हाँ, स्केलेबल नहीं है इथीरियम, इसीलिए इथीरियम 2.0 आ रहा है। डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है, आप जरूर जाके चेक कीजिएगा। तो उसकी प्रॉब्लम को 2017 में ही सॉल्व करने के लिए दोनों प्रोजेक्ट एग्जिस्ट की थी। अब बात कर लेते कि ठीक है, दोनों प्रोजेक्ट आई, मतलब क्या रीजन था कि मतलब दो अलग अलग प्रोजेक्ट, मतलब इथीरियम का एक प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब कोई भी लिमिटेशन है उसका, तो उसके लिए कार्डानो भी आया, यूएस भी आया, और दोनों टॉप 20 में हमेशा बने रहे हैं। तो उसका रीजन ये है दोस्तों कि फंडामेंटली जो इन्होंने जो प्रोजेक्ट का जो फंडामेंटल था इनका वो काफी स्ट्रांग था।
पहली बात जो इथेरियम नेटवर्क का इश्यू थे, उसको ये सॉल्व कर रहे थे, ठीक है? प्लस उसमें कुछ और एनहांसमेंट कर रहे थे, वो अभी हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडीए की। दोस्तों एडीए के जो संस्थापक थे कह सकते हो, वो थे मिस्टर चार्ल्स, ओके? चार्ल्स जी ने क्या किया था कि इन्होंने देखा कि इथेरियम के नेटवर्क में प्रॉब्लम है कहीं न कहीं स्केलेबिलिटी में। तो इन्होंने एक आपको बताया था मैंने उस वीडियो में कि ये जो इथेरियम नेटवर्क काम कर रहा है अभी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। तो इन्होंने उस टाइम में प्रूफ ऑफ स्टैकिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट लेके आए थे एंड इन्होंने बहुत बड़ी टीम बनाई थी कहीं न कहीं एंड उसमें ये खुद इथेरियम के डेवलपर रह चुके थे वन ऑफ द एंड साथ ही साथ इन्होंने जो हायर किए थे इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग वो टॉप जो आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क के जो लीडर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो उन सबको जो काफ़ी प्रोफेशनल्स लोग हैं, उन लोगों को इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व किया था और कहीं न कहीं यही रीज़न था कि प्रोजेक्ट जैसे ही आया वैसे ही मार्केट में हाइप बना था कार्डानो को लेके। क्योंकि इसमें इनका जो विज़न था, जो जिस वे में इन्होंने प्रोफ़ेशनल टीम बनाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़े लेवल पे पहली बार इतने बड़े लेवल पे प्रोफ़ेशनल टीम काम कर रही थी किसी प्रोजेक्ट पे और यही रीज़न था कार्डानो के सक्सेस का दोस्तों। तो ये तो मिस्टर चार्ल्स ने कार्डानो के लिए किया। अब यूएस के लिए सेम काम जो है मिस्टर डैन लैमर ने किया था। ये बेसिकली ब्लॉक डॉट वन जो है ना, इन्होंने लॉन्च किया था और आपको बताऊँ ये सिर्फ़ इसके ही नहीं फाउंडर है, स्टीम टोकन अगर आपको पता हो, तो उसके भी फाउंडर हैं ये एंड बिटशेयर्स करके एक एक एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, उसके भी ओनर है। तो जहाँ तक बात है, इन्होंने भी सेम ही चीज़ कॉन्सेप्ट लगाया था कि जो इथेरियम का जो स्केलेबिलिटी इश्यू था, उसको सॉल्व करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लेके आए थे। यूएस एंड कार्डानो दोनों प्रूफ ऑफ स्टैकिंग के ऊपर आई थी, ओके? ये चीज़ कॉमन है, लेकिन ये दोनों जो एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं ना वो डिफरेंट वे में काम करता है दोस्तों। अगर हम एग्ज़ैक्टली बोलूँ तो एडीए डिफरेंट एल्गो पे काम करता है और यूएस जो है वो डिफरेंट एल्गोरिथम पे काम करता है। इवन दो दे आर बोथ वर्किंग ऑन द प्रूफ ऑफ स्टैकिंग कॉन्सेप्ट एंड एडीए का जो ट्रांजैक्शन फी है दोस्तों वो बेसिकली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। अगर मैं आपको टेक्निकल वे में थोड़ा बहुत बताऊं तो बेसिकली इन्होंने कुछ एक फॉर्मूला डिजाइन किया था कि ये पर्टिकुलर रेंज है जहाँ पे ए जो कांस्टेंट है इतना एडीए होगा एंड बी जो कांस्टेंट है वो अप्रोक्सीमेटली इतने के बराबर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड जहां तक साइज की बात है तो ब्लॉक ऑफ साइज के जो साइज के ऊपर जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं बाइट्स में वो उसका जो टोटल आता था वो ट्रांजेक्शन फी आता था। तो ये कार्डानो का आज भी इसी एल्गो पे जो ट्रांजेक्शन फी डिटेक्ट किया जाता है वो इसी एल्गो पे किया जाता है दोस्तों। प्रूफ ऑफ स्टैक पे सेम चीज आपका यूएस भी कर रहा था लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट था फंडामेंटली वो थोड़ा सा डिफरेंट था। ये प्रूफ ऑफ स्टैक कर रहे थे बट डेलीगेटेड वे में कर रहे थे। बेसिकली क्या था कि ये जो न्यू कॉइन्स जनरेट मतलब जो जनरेट हो रहे थे सर्कुलेशन बन रहा था उसके लिए ना इन्होंने इंस्टेड ऑफ माइनर इन्होंने 21 डेलीगेट्स डिजाइन किए जिसको जो है ना कम्युनिटी के वोट्स के बेसिस पे चूज किया जाता है। और इससे क्या हुआ कि इससे एक तरीके से कोई भी बंदा अगर उसको वोट मिलता है मतलब यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हो रही मैं मशीन की बात कर रहा हूँ जो भी सर्वर की बात हो रही है यहाँ पे बट कोई भी पर्सन जो सर्वर का ऑनर बन सकता है एंड वो डेलीगेट्स बन सकता है अगर उसको उतने नंबर ऑफ वोट मिलेंगे एंड वोट कौन दे सकता है जो यूएस टोकन को होल्डर्स है। बेसिकली स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट यही था। तो जो 21 डेलीगेट्स बनेंगे वही ओवरऑल जो नेटवर्क के जो ओवरऑल फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करेंगे। तो वो एनोनिमस वे में आप रन टाइम में चूज कर रहे हो तो इट इज नॉट समथिंग कि जिसको डायरेक्टली कोई बंदा इन्फ्लुएंस कर सके। वहीं पे वहीं पे जो एडीए है, एडीए में कहीं न कहीं जो कॉन्सेप्ट्स था वो कहीं न कहीं कुछ लोगों को पर्टिकुलर वे में चूज़ किया गया था, कॉन्सियसनेस एल्गोरिथम के हिसाब से एंड उस वो लोग जो थे वो बेसिकली पूरे नेटवर्क के ऑपरेशंस में और जो न्यू टोकन्स जो भी जनरेट हो रहे हैं, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। तो इसमें ना अगर मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सेंट्रलाइज़्ड था, कहीं न कहीं जो वोटिंग का कॉन्सेप्ट जो यूएस लेके आया था जिसमें कोई भी पर्सन बन सकता था नेटवर्क में, वो यहाँ पे थोड़ा-सा मिसिंग था अगर मैं कंपैरिज़न की बात करूँ। वहीं अगर यूएस की फी की बात करूँ दोस्तों, जहाँ तक यूएस की फी की बात है दोस्तों, तो ईओ के ट्रांज़ैक्शंस जो फी होते हैं, वो उनके नेटवर्क में फ्री है बेसिकली, उनका कोई भी चार्जेज़ नहीं है। तो दोस्तों एडीए एंड ईओएस दोनों ही प्रोजेक्ट कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए हैं, जैसे मैंने बताया आपको स्केलेबिलिटी की। तो ये तो बात ठीक है कि इथेरियम में कहीं न कहीं आज भी इथेरियम में जो डेवलपर्स हैं, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं एंड यही रीज़न है इथेरियम 2.0 आने का। लेकिन जो ये एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, उसमें ये लोग अपना क्या ऐड कर रहे थे? तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो एडीए की बात अगर मैं करूँ, तो एडीए ने इंटरऑपरेटिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। इंटरऑपरेटिबिलिटी का मतलब है दोस्तों लेट्स सपोज़ 2000 के अराउंड कॉइन है आज, राइट? तो उसके बीच में आपस में कैसे कम्युनिकेट हो ब्लॉकचेन से, राइट? उसकी बात हो रही थी और कहीं न कहीं सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए इसको सो दैट एक फेथ आए, एक ट्रस्ट आए, उसके ऊपर कार्डानो प्रोजेक्ट का पूरा फोकस था। वहीं अगर यूएस की बात करूँ तो ईओएस का स्केलेबिलिटी तो था ही मेन फोकस, उसके उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड गवर्नेंस का जो फीचर इन्होंने ऐड करके दिया, वो कहीं न कहीं इस प्रोजेक्ट को ईओएस को एज़ कंपेयर टू एडीए मोर स्ट्रांग बनाता है। तो दोस्तों स्केलेबिलिटी के अलावा जो फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर जो इन्होंने फोकस किया था उसका मेन रीज़न था कि इथेरियम नेटवर्क में जो कि ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइज्ड ऐप डेवलपमेंट के लिए
हम यूज़ करते हैं, अगर आज की डेट में उसको देखा जाए या 2017 के टाइम में अगर देखा जाए, आज तो काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है इथेरियम नेटवर्क ने, बट उस टाइम में और भी प्रॉब्लम्स थे। उसमें वन ऑफ द प्रॉब्लम ये भी था कि अगर कोई एक नेटवर्क का नोड खराब होता है या किसी भी रीजन से फंक्शनिंग में उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो कहीं न कहीं पूरे ब्लॉकचेन को ना हॉल्ट करता है और ये इथेरियम का बहुत बड़ा पेन पॉइंट था और इस चीज़ को जो सॉल्व किया, वो यूएस ने किया। यूएस ने कहा कि हम ना फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि वो डिसेंट्रलाइज्ड वे में तो होगा ही, ऑटोनॉमस भी होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा एंड सो दैट कि कोई भी नोड अगर मेंटेनेंस के लिए जाता है तो बाकी के नोड पे इम्पैक्ट नहीं करेगा और इथेरियम आज भी इस प्रॉब्लम से यू नो इथेरियम में आज भी ये प्रॉब्लम है। आप देखे होंगे अगर पास्ट के दिनों में आपने सुना होगा कि इथेरियम में हार्ड फोक हुआ, इथेरियम क्लासिक बना, फिर इथेरियम में अभी अगला हार्ड फोक या सॉफ्ट फोक, जब भी कोई अपग्रेड होता है तो इनको फोक करना पड़ता है। तो बेसिकली अब उनको मॉडिफिकेशन के लिए, कुछ इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरे के पूरे नेटवर्क को कहीं न कहीं इम्पैक्ट आता है, हॉल्ट करता है नेटवर्क को। ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है प्रूफ ऑफ वर्क के केस में। तो इस चीज़ को इस चीज़ को यूएस ने बहुत ईज़ी मतलब टारगेट करके सॉल्व करने की कोशिश की कि इनके नेटवर्क पे, यूएस के नेटवर्क पे अगर कोई डीएप्स आता है एंड अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो जो बाकी के जो डीएप्स हैं, वो उससे इम्पैक्टेड नहीं होंगे, जो कि बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा एनहांसमेंट है। अगर आप यूज़ केस वाइज़ सोचोगे, डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि तो ये बहुत बड़ा यूएसपी है यूएस का, जो कि कार्डानो ने भी फोकस नहीं किया जिस पे, एंड इथेरियम में ऑब्वियसली अभी भी वो इश्यू बना हुआ है। इसके अलावा यूजेबिलिटी में इन्होंने बहुत सारे कह सकते हो छोटे-छोटे कह सकते हो एक काइंड ऑफ इंटरफेसेस दे दिए हैं, जिससे ना डेवलपर्स जो हैं क्विकली उसके बेसिस पे ना अपना नेटवर्क को बहुत अच्छे से डिजाइन कर सके। और यही नहीं, जो गवर्नेंस का जो ओवरऑल फीचर दिया है डिसेंट्रलाइज्ड के अलावा, वो यूएस के जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर है और ये सारी डिटेल्स ना आपको यूएस के वेबसाइट पे भी पढ़ने को मिल जाएगा। और तो दोस्तों ये तो बात हुई ओवरऑल वन टू वन कंपैरिजन की, यूएस वर्सेस एडीए वर्सेस यूएस। बट ये दोनों ने कौन-कौन से इश्यू सॉल्व करने की कोशिश की इथेरियम की, इसकी भी बात कर ली हमने। और अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो कहीं न कहीं एडीए के कंपैरिजन में यूएस जो है वो भारी पड़ता है। बट फिर भी यूएस टॉप 20 में रहा है, टॉप 10 में बहुत कम दिनों के लिए बना था। वही कार्डानो की बात करो तो अभी भी टॉप 10 में है वो और एक टाइम था जब वो टॉप 5 में भी था दोस्तों। तो ऐसा क्यों? दोस्तों इसका मेन जो रीज़न था मैंने आपको बताया कि जो कार्डानो की जो टीम थी जो मार्केट में आई थी, तो काफ़ी प्रोफेशनल्स लोगों की टीम थी एंड आईसीओ में जब ये लोग ऑब्वियसली लॉन्च हुए थे, तो इनका जो ये यूएसपी था, कहीं न कहीं ये लोगों को पसंद आया एंड कि जो कोर नेटवर्क के मल्टीनेशनल्स में जो इंजीनियर्स काम कर रहे थे, उन लोगों को हायर किया था कार्डानो में। तो काफ़ी बड़ा स्केलेबल प्रोजेक्ट बन के उभरा था। वहीं बात करूँ यूएस की, तो दोस्तों यूएस का एज़ कंपेयर्ड टू कार्डानो जो टीम है, वो नॉट दैट मच ऑफ प्रोफेशनल, बट ऑब्वियसली दे आर वर्किंग हार्ड एंड दे आर डूइंग गुड जॉब। इसीलिए वो इतने सारे फीचर और इतने सारे पेन पॉइंट्स जो इथेरियम नेटवर्क पे थे, उनको सॉल्व करने में सक्सेसफुल रहे और आज दोनों का ही नेटवर्क ऑलरेडी लाइव है। दोनों के ही अपने डी एप्स उनके ही नेटवर्क पे लॉन्च कर सकते हो। बट कहीं न कहीं क्या हुआ इन प्रोजेक्ट्स को कि अभी भी ये इतने डाउन बने हुए हैं ऑल टाइम हाई से। इथेरियम की बात करें तो डॉलर में ऑलमोस्ट 50% अगर आज की डेट की बात करूँ तो $700 से ऊपर चल रहा है एंड कहीं न कहीं 50% तो उसने अपना जो रिटर्न है लोगों को वो दे चुका है। 50% जो रिट्रेसमेंट है वो कर चुका है प्राइस में। बट ईओएस और कार्डानो इतने अच्छे प्रोजेक्ट होते हुए, एज़ अ सब्स्टिट्यूट होते हुए भी, फिर भी अभी भी नीचे बने हुए हैं। ऐसा क्यों है और ये कब तक चलेगा? यही देखेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस में। इससे पहले दोस्तों मैं ईओएस एंड कार्डानो के जो टेक्निकल एनालिसिस है, हिस्ट्री में जाके बताऊँ आपको। मैं बताना चाहूँगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है पोल्काडॉट के बारे में। पोल्काडॉट की बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि वो भी इथेरियम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आया था। वो भी इथेरियम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आया है एंड वो सबसे रीसेंट प्रोजेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाया है। अगर आप देखोगे पोल्काडॉट ने कार्डानो को भी पीछे छोड़ दिया, अभी टॉप 5 में आ गया वो। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा पोल्काडॉट टोकन का जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था, उसके अगले ही दिन आप अभी रिसेंटली प्राइस सर्च देखोगे, उस टाइम में अप्रॉक्सिमेटली साढ़े $6 के आसपास था और आज अप्रॉक्सिमेटली साढ़े $8 से ऊपर चल रहा है इसका प्राइस। तो अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो कोई नया प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैं कहूँगा पोल्काडॉट का वीडियो ज़रूर देखिएगा। इससे पहले आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, इन तीनों प्रोजेक्ट में से। ज़रूर मैं आपको बोलूँगा पोल्काडॉट का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसका वीडियो बनाने का मकसद ही पहले इसलिए था क्योंकि वन ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट है और उसमें वो सारे फीचर हैं, जो ईओएस, जो कार्डानो और जो इथेरियम करता है, ये उसका यूएसपी है। आप जाके देखिए पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की कि जो ईडीए है और ईओएस का चार्ट है वो क्या कहता है। दोस्तों ये जो है ना ईडीए का चार्ट है और ये ओवरऑल आप देखोगे बीटीसी के टर्म में है और आप देखोगे इसका ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पे था एंड अभी लो बना हुआ है, अभी भी लो बनाया जा रहा है ईडीए चार्ट पे। तो ये कब तक चलेगा? जिन्होंने लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रखा है, उनके सब्र के बाँध बाँध टूट रहे हैं कहीं न कहीं।
तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये कहीं न अभी आप देखोगे, इसका पहले यूएसडी का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ, यूएसडी के चार्ट पे देखोगे, तो इसका चार्ट अगर आप कंपैरिज़न करोगे इथेरियम के चार्ट से, इथेरियम का चार्ट भी अप्रॉक्सिमेटली 1400 के अराउंड में था टॉप, राइट? और अभी कहाँ पे चल रहे हैं हम लोग? लगभग $700 के आसपास, $750 के आसपास। इसका भी वैसा ही है, ये इसका जो पीक आया था $1.3 के आसपास था। अगर यूएसडी के टर्म में देखोगे, तो ऑलमोस्ट हम यू नो नीचे तो हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वैसे आप देखोगे लॉगरिथम वे में, तो काफ़ी हद तक ग्रोथ दिखा रहा है कहीं न कहीं। काफ़ी हद तक जिस जिस लेवल पे डाउन हो गया था, उस लेवल से काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट आई है। लेकिन इसके भी बीटीसी के चार्ट पे रिट्रेसमेंट बिल्कुल नहीं आई है। बीच में थोड़ा बहुत देखने को मिला था जून, जुलाई, अगस्त के महीने में 2020 में, बट अभी वापस से ये डाउनफॉल है। तो दोस्तों यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट का जो एनालिसिस मैंने आपको बताया, इससे आपको 2 चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक तो ईओएस जो है, एडीए पे भारी है इन टर्म्स ऑफ फीचर, ठीक है? और इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेटिंग सप्लाई भी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस भी, राइट? लेकिन अगर मैं कंपैरिज़न करूँ ग्रोथ की, तो बीटीसी के टर्म में ये ऑलमोस्ट लोअर पे बना हुआ है। इससे नीचे जाएगा क्या? शॉर्ट टर्म में बोलूँ दोस्तों, शायद थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ से कहीं न कहीं हमें अब रिवर्सल देखने को मिलेगा, और अगर ऑल्ट कॉइन सीज़न आता है, तो ये वन ऑफ द टॉप कॉइन्स होंगे जो जल्दी से सर्ज करेंगे, क्योंकि ये टॉप 10 में बने हुए हैं काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से, राइट? दोस्तों मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आपको प्राइस टारगेट बताना चाहूँगा कि जो अभी जो रेट गिरा है ना, तो इसका अगर लोएस्ट पॉइंट तक अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ, तो जो हमारा जो पहला जो मेजर पॉइंट बनेगा, वो बनेगा 0.61 पे, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 005842 सतोशी पे बनेगा दोस्तों, और अभी हम हैं अप्रॉक्सिमेटली 563 सतोशी पे। तो मेरा मानना है कि जब भी ऑल्ट सीज़न आता है दोस्तों, तो जिस भी रेंज में ये है, ऑब्वियसली रीटेस्ट करना होगा इसको, ये सारे लेवल कहीं न कहीं ब्रेक करने के लिए। लेकिन जो मेजर जो करेक्शन मतलब ऊपर की तरफ अगर देखें हम, तो हमें मेजॉरिटी जो करेक्शन देखने को मिलेगा, इस लेवल तक जाते हुए दिख सकता है मिनिमम। मिनिमम आने वाले ऑल्ट सीज़न में दोस्तों। अभी 563 है, एंड जो इसका गोल्डन रेशियो है अप्रॉक्सिमेटली यू नो आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे अप्रॉक्सिमेटली 5842 पे बना है। तो अगर आज की डेट से कंपैरिजन करूँ, तो 10x हो रहा है। एंड ये बीटीसी के टर्म में बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये याद रखिए, बीटीसी के टर्म में बात कर रहा हूँ, डॉलर के टर्म में नहीं। क्योंकि मेरा मानना है जो असली चार्ट एनालिसिस हमें करना चाहिए वो बीटीसी के टर्म में, क्योंकि अगर बिटकॉइन बढ़ता है ना, अपने पास सतोशी बढ़ता है ना दोस्तों, तो डॉलर तो बढ़ ही जाएगा, डॉलर तो बढ़ ही जाएगा। आपको आपको मैं बताऊंगा कि आज से लगभग 2 साल पहले अगर आपके पास आप अगर 20,000 खर्च करते थे, तो अच्छा खासा अमाउंट आप शायद 0.02 तक आप परचेज़ कर लेते थे। 0.03 तक आप परचेज़ कर लेते थे सतोशी में। बट आज की डेट में आप अगर 20,000 भी खर्च करते हो ना दोस्तों, तो 0.01 भी नहीं मिलता है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बिटकॉइन का जो डॉलर का रेट है, वो बहुत हाई हो चुका है। तो इसलिए हमें जब भी ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें 2 टर्म में सोचना चाहिए। सिंपल सिंपल बोलूँ तो बिटकॉइन के टर्म में सोचना चाहिए। अब जो नया हाइप बनेगा ना इस बुल साइकिल में, वो कहीं न कहीं इथेरियम का भी होगा। तो सेकंड, अगर आप सोचना भी चाहते हो, तो इथेरियम के टर्म में भी सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो अगर मैं इसकी बात करूँ, तो अप्रॉक्सिमेटली 5822 सतोशी पे आपको मेरा जो टारगेट रहेगा मिड से लॉन्ग टर्म में, इसका प्राइस सर्ज, वो बिटकॉइन के टर्म में इतना होगा, और ये कहीं न कहीं आसानी से ये कवर करेगा। इसका जो डाउन ट्रेंड जो भी था, वो आ चुका है। इससे नीचे ये जाएगा क्या? बिल्कुल जा सकता है। अगर आप आरएसआई की बात करो, तो आरएसआई में ये अभी भी 38, 37 के आसपास है, एंड पास्ट में अप्रॉक्सिमेटली 30 के आसपास भी जा चुका है। तो आने वाले 1 आध वीक अगर और नीचे जाता है, तो हमें थोड़ा बहुत और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर ये उससे भी नीचे जाता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हो, और 10x तो आराम से होगा दोस्तों यहाँ पे। एंड वहाँ मैकडी की बात करूँ, तो मैकडी भी अभी रेड ज़ोन में बना हुआ है। तो अभी इमीडिएटली इसमें सर्ज आएगा, प्राइस सर्ज कहना मुश्किल है। मैं वीकली चार्ट पे आपको बता रहा हूँ कि आने वाले 1 से 2 वीक में आपको कहीं न कहीं इसका रिवर्सल देखने को मिलेगा। एंड जब ये रिवर्सल जाएगा, तो सबसे पहले जो टारगेट टच करेगा, वो अप्रॉक्सिमेटली 2400 के अराउंड सतोशी पे टारगेट होगा। अगला टारगेट जो होगा, वो हमारा होगा 37 सतोशी के अराउंड, 3700 सतोशी के अराउंड। एंड उसके बाद जो अगला टारगेट होगा, वो 4700 सतोशी, 4791 सतोशी। एंड जो मैंने बताया मिड टर्म में जो अपना बुलिश प्राइस प्रेडिक्शन होगा मेरा, वो होगा 5800 के अराउंड में सतोशी में दोस्तों। एंड कहीं न कहीं यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिले। उससे पहले बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसके लिए खुद ब खुद 20 ईएमए, 20 ईएमए के ऊपर इसको सबसे पहले क्लोज़ करना होगा। 20 ईएमए आप देखोगे बार-बार नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो 20 ईएमए का जब ये क्लोज़ करता है ऊपर, वहाँ से अगला जो सपोर्ट जो ये रीटेस्ट करेगा, जो वहाँ से जो अगला आपका जो टेस्ट करेगा, वो करेगा 2400 सतोशी के आसपास। उसको अगर ब्रेक करता है ना, तो आगे की जर्नी ईज़ी है। वहाँ से हम आराम से 58
100 सतोशी के आसपास हमें देखने को मिल सकता है आने से आने वाले ऑल्ट सीजन में दोस्तों। तो इस पे नज़र रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ एडीए के डॉलर की बात करता हूँ दोस्तों। अगर मैं डॉलर के चार्ट पे मैं जनरली प्रेफर नहीं करता, बट कई लोगों का रहता है कि सर डॉलर में बताइए, रुपीज़ में बताइए। तो मैं जस्ट आपको एक थोड़ा-सा हिंट दे देता हूँ। आपको आप देख रहे होंगे खुद ब खुद कि पिछले लगभग 6 महीने से ये बढ़ रहा है डॉलर के टर्म में। लेकिन आप इसका 6 महीने का चार्ट देखो, ये डॉलर के टर्म में बढ़ तो रहा है, लेकिन बिटकॉइन के टर्म में घट रहा है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ बिटकॉइन के टर्म में सोचो। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए डॉलर के चार्ट पे बता देता हूँ कि जो अगला टारगेट जो होगा ना, जहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो अप्रॉक्सिमेटली 34 सेंट के अराउंड में देखने को मिलेगा। अगर उसे ब्रेक करता है दोस्तों, जो कि मुझे लग रहा है आराम से करेगा। अगर मैं इसके फंडामेंटल देखूँ अभी आरएसआई वाइज़, तो अच्छे खासे ज़ोन में बना हुआ है। वहीं इसका मैकडी भी वीकली चार्ट पे अच्छा बना हुआ है। तो ये अभी आने वाले टाइम में डॉलर में तो ऑब्वियसली ऊपर जाने वाला है दोस्तों, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में। तो पहला जो अपना टारगेट होगा वो होगा 34 सेंट के अराउंड में। और अगर इसे ब्रेक करता है दोस्तों, इसके बाद ना इसके लिए ऊपर की जर्नी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मैं गोल्डन रेशियो पहला जो आपका बनता है वो अप्रॉक्सिमेटली बोलूँ तो 86 सेंट के आसपास जो है बहुत अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो है ना फाइनल रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। अगर रिट्रेसमेंट यहाँ पे आता है, उसके बाद जब बाउंस बैक करेगा, तो उसके बाद इसके पास जो स्काई है ना अनलिमिटेड है। तो अपना जो गोल्डन रेशियो बनेगा वो अप्रॉक्सिमेटली $2.5 के अराउंड में बनेगा। तो आने वाले जो हमारे ऑल्ट सीजन है एंड जो हमारे बिटकॉइन के बाद जो ऑल्ट सीजन आएगा, आने वाले जो बुल रन है और ऑल्ट सीजन है, इसमें हमें कहीं न कहीं 2.5 या $2.2 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप डॉलर के टर्म में बात करते हो, आज लगभग 20 सेंट के आसपास बना है एंड अगर ये $2 से ऊपर क्लोज़ करता है, तो हम यहाँ से आराम से 10x कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो बात हुई एडीए की। अब बात करते हैं ईओएस की। ईओएस के चार्ट पे दोस्तों सेम स्टोरी है। आप किसी भी ऑल्ट कॉइन के चार्ट पे जाओगे दोस्तों, जिसकी हिस्ट्री है काफ़ी अच्छी खासी, आप देखोगे बिटकॉइन में वो अपने ऑल टाइम लो पे है। उसका रीज़न है कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बना रहा है। तो इसमें आप देखोगे तो आपको सेम स्टोरी नज़र आएगा कि अगर मैं इसका दिखाऊँ आपको एग्ज़ैक्टली फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो इसका ऑल टाइम हाई से जो हमने ड्रॉ किया है, लगभग लगभग 0.0025 के अराउंड में था, ठीक है? आपका बिटकॉइन के टर्म में एंड जो अभी जो इसका लोएस्ट है वो आ रहा है, अभी इसका जो लो है वो बन ही रहा है। लेकिन अगर मैं आपके मैकडी की बात करूँ तो अ, मैं ज़ूम करके अगर देखूँ तो मैकडी अभी थोड़ा रेडिश ज़ोन में ही बना हुआ है। रिवर्सल क्या आ सकता है? जी हाँ, आ सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है। जहाँ तक मैं आरएसआई की बात करूँ दोस्तों, तो आरएसआई के हिसाब से हिस्ट्री में इतना लो आरएसआई नहीं गया है, 17 पे बना हुआ है। तो कहीं न कहीं यहाँ से ना ऊपर ही जाएगा, अब डाउन जाने के चांसेस कम है। प्रोबेबिलिटी वाइज़ अगर मैं बोलूँ तो 70% ऊपर जाने के चांसेस है, 30% आने वाले 1-2 वीक में और थोड़ा-सा नीचे जाते हुए दिख सकता है। अगर मैं आज की डेट में अगर मैं मान के चलूँ ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, तो उसके हिसाब से जो हमारा गोल्डन रेशियो बनता है, वो बनता है अपना 0015 के अराउंड में। तो ये वाला जो है ना 0.61 लेवल, इस लेवल पे हमारा रिटेस्ट करते हुए दिख सकता है कमिंग ऑल्ट सीजन में। और अगर उसे ब्रेक करता है और अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है दोस्तों, तो जो मेरा टारगेट होगा बिटकॉइन के टर्म में, वो होगा 0039 के अराउंड में दोस्तों। यानी अगर अभी बात करूँ तो अप्रॉक्सिमेटली 8330 सतोशी पे बना हुआ है और अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ से आराम से इसको आपको देखने को मिल सकता है लगभग 0039 सतोशी तक, जो मेरा जो काफ़ी बुलिश प्राइस प्रेडिक्शन है। आज के टर्म की बात करूँ तो इससे ऑब्वियसली बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। पहला रेजिस्टेंस इस चार्ट में भी आपको क्लियर होगा, 20 ईएमए बना है, 20 ईएमए के ऊपर क्लोज़ करता है, वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होगी ऊपर की तरफ। तो पहला जो लेवल मिलेगा वो अप्रॉक्सिमेटली 6439 सतोशी के आसपास मिलेगा रेजिस्टेंस लेवल एंड उसके बाद जो मिलेगा वो 0010 के आसपास मिलेगा, फिर 0015 के अराउंड में मिलेगा, जो कि हमारा जो है ना यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मिलेगा और फिर बाउंस बैक जब करेगा, तो ये ऑल टाइम हाई तोड़ेगा और ये अगर इसको ब्रेक करता है सक्सेसफुली तो हमारा टारगेट होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, वो 0039 के अराउंड में सतोशी में बात करूँ तो आने वाले 6 से 1 साल में हमें देखने को मिल सकता है यूएस यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डॉलर के टर्म में। डॉलर के टर्म में अगर इसका जो पीक जो आया था अप्रॉक्सिमेटली $23 के आसपास आया था और जो अब इसका लोएस्ट जो रिकॉर्ड हुआ था, वो लगभग मार्च 2020 में आया था एंड वहाँ से अगर कंपैरिज़न करें तो हम काफ़ी अच्छा रिकवरी कर चुके हैं। और अगर मैं डॉलर के चार्ट पे देखूँ, अगेन मैकडी एंड आरएसआई दोनों ठीक-ठाक नज़र आ रहे हैं। जैसे ये सारा जो कैलकुलेशन है ना दोस्तों, बिटकॉइन जैसे स्टेबल होगा या रिट्रेसमेंट लेगा, आपको देखने को मिलेगा कितनी तेज़ी से ये भागता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो जो इसका पहला जो ज़ोन होगा, ये ऑलरेडी 20 ईएमए टेस्ट कर रहा है, तो 20 ईएमए पे जैसे ही ऊपर क्लोज़ करना शुरू करता है बैक टू बैक, तो पहला टेस्ट करेगा लगभग $6। अगला टारगेट होगा हमारा इस पे लगभग $9.5। फिर अगला जो मेजर टारगेट जो होगा, वो होगा दोस्तों लगभग 14 या $15 के अराउंड में, लगभग $14.5 के अराउंड में। एंड जब ये टारगेट अचीव हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पे हमें शायद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिले और अगर वहाँ से फिर जब बाउंस बैक करेगा, तो हमारा जो जो मेरा प्राइस प्रेडिक्शन बुलिश होगा दोस्तों, वो होगा अप्रॉक्सिमेटली
लगभग $37 के अराउंड में बनेगा इसका प्राइस प्रेडिक्शन कमिंग ऑल सीजन में मिनिमम। दोस्तों मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, जो सेफेस्ट जो कैलकुलेशन है मेरा, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, जब तक उसका हिस्ट्री ऑल टाइम हिस्ट्री नहीं टूटा होता, बहुत ईज़ी होता है प्रेडिक्ट करना। एक बार ऑल टाइम हिस्ट्री बन जाता है ना दोस्तों, टूट जाता है, ऊपर चार्ट क्लोज़ होने लगता है, उसके बाद स्काई अनलिमिटेड है। उसके बाद किस हाइट में जाएगा, वो आने वाला टाइम ही बताएगा, जैसे बिटकॉइन के साथ फिलहाल हो रहा है। कोई भी हिस्ट्री एग्ज़ैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, मैं सपोर्ट लाइन ज़रूर बता सकता हूँ। तो उसका उसी लेवल पे मैं बता रहा हूँ कि लगभग $37 जो है ना, हमारा अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा। जैसे अभी बिटकॉइन के टर्म में बात करूँ, तो अभी बिटकॉइन का जो नेक्स्ट सपोर्ट जो है जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्रॉक्सिमेटली 75,000 के अराउंड में बना हुआ है। तो जो पास्ट के प्राइस हैं और जो उसका लोएस्ट रिकॉर्ड हुआ था उसके बेस पे। तो वैसा ही कुछ मैं इसके लिए भी बोल रहा हूँ। यूएस के चार्ट पे भी सेम चीज़ है, लेकिन $37 के आस-पास जा रहा है। तो आज अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो ये 10 टाइम्स से भी ज़्यादा देगा आपको। अगर मान लो ऑलमोस्ट अभी $2.7 के अराउंड में बना हुआ है। तो मान लो अगर आप 2.8 मान लो इसे, 2.8 के हिसाब से भी आप देखोगे 10 टाइम्स से ऊपर दे रहा है आपको रिटर्न। एंड ऑब्वियसली मैं अगेन बात डॉलर में नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों। बिटकॉइन के टर्म में अगर ये आपको इतना देता है, जो कि अभी 000826 पे बना हुआ है और 00 4 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। दोस्तों अगर मैं सतोशी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 50 टाइम्स का टारगेट मैं दे रहा हूँ आपको। तो 50 टाइम्स अगर इसका जो लेवल बना हुआ है अगर यहाँ पे रिकॉर्ड होता है और उस टाइम में जो बिटकॉइन का जो भी प्राइस होगा, तो डॉलर का प्राइस वो कितना होगा दोस्तों, वो बहुत हाई हो सकता है। एंड ऑब्वियसली वो अभी मैं इस चार्ट की जो जो हिस्ट्री प्रेज़ेंट है उसके बेसिस पे मैं एग्ज़ैक्ट फिगर आपको नहीं बता सकता हूँ। ऑब्वियसली दैट इज़ आल्सो डिपेंड ऑन द बिटकॉइन डॉलर रेट, राइट? तो दोस्तों ये तो बात हुई इनके टेक्निकल एनालिसिस और इनके फ्यूचर का जो प्राइस प्रेडिक्शन, सपोर्ट लेवल, जो रेजिस्टेंस ज़ोन बना हुआ है, उसकी बात हो गई। मैंने आपको ये भी बता दिया कहीं न कहीं कि कार्डानो से कंपैरिज़न करें यूएस की, तो यूएस इज़ मोर यू नो ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व कर रहा है एंड कहीं न कहीं उस प्रोजेक्ट में ज़्यादा दम है एज़ कम्पेयर टू कार्डानो। बट लोग जो हमारे जैसे कई लोग न्यू बाइज़ होते हैं, जैसे आप में से कई लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता होगा और वो सीधा-सीधा ट्रेडिंग में करते हैं, तो सेफ खेलने के लिए वो टॉप कॉइन्स में डील करते हैं दोस्तों, आँख मूंद के, उनको नहीं पता होता है। पास्ट में मैंने भी ऐसा ही किया होता है, राइट? तो जनरली यही बिहेवियर होता है और अगर मान लो ऐसे 10% लोग भी वर्ल्ड वाइड अगर टॉप कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप सोच सकते हो कि कार्डानो कहाँ जाएगा और यूएस कहाँ जाएगा। बट जहाँ तक फंडामेंटल की बात है दोस्तों, फंडामेंटल वाइज़ मेरा जो प्रेफ़रेंस रहेगा यूएस रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा दोस्तों मेरा पोल्का डॉट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो अगर आप जब देख लोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं यूएस में क्यों कर रहा हूँ या मैं फिर कार्डानो में क्यों करूँ जब मेरे पास पोल्का डॉट है और अच्छा खासा रिटर्न दे दिया पिछले 5-6 महीने में ही, तो ये तो आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा देगा। तो दोस्तों गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। प्रोजेक्ट में कैलिबर वाइज़ बात करूँ, ऑब्वियसली पोल्का डॉट जो इश्यूज़ फिक्स किया है, जो नए फीचर लेके आया है, वो इन दोनों से ही बहुत आगे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, पोल्का डॉट न्यू टोकन है और ये मार्केट में ऑलरेडी ढाई 3 साल से बने हुए हैं, राइट? तो इनका कुछ नहीं, अगर आप वर्स्ट केस लो, वर्स्ट केस कि चलो ठीक है आगे नहीं जाएगा, अगर आप सेफ खेलना चाहते हो, कम रिस्क लेना चाहते हो, तो इनमें आप जा सकते हो। पर्सनली मेरा प्रेफ़रेंस रहेगा यूएस विद कंपेयर टू कार्डानो, क्योंकि फंडामेंटली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड कहीं न कहीं ज़्यादा एग्रेसिव वे में काम कर रही है और सेफ्टी दोनों में ही है, क्योंकि दोनों ही प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सेम टाइम में आए थे। दोनों ही प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा टॉप में बने हुए हैं हमेशा से एंड दोनों की टीम काफ़ी सस्टेनेबल बन चुकी है, स्टेबल है, स्केलेबल बन रही है धीरे-धीरे। तो और कहीं न कहीं बहुत सारे इनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। तो दोनों ही प्रोजेक्ट्स अपनी जगह पे सही हैं। अगर सेफली खेलना चाहो तो मेरा प्रेफ़रेंस रहेगा कार्डानो। उसमें अगर थोड़ा-सा अगर रैंक वाइज़ मैं बता रहा हूँ, अगर थोड़ा-सा और रिस्क लेना चाहते हो तो यूएस में जाओ, क्योंकि अगर रैंक वाइज़ अगर बात करें तो वो टॉप 20 में है और वो टॉप 10 में है। ऑब्वियसली रिस्क वाइज़ अगर देखो तो यूएस का रिस्क ज़्यादा है। लेकिन जहाँ ज़्यादा रिस्क है वहाँ ज़्यादा इश्क है दोस्तों, क्योंकि रिस्क ही इश्क है। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा रिस्क मिलेगा कंपैरेटिवली तो गेन भी ज़्यादा मिलेगा। और अगर मैं वर्स्ट कंडीशन बात करूँ दोस्तों, तो जो हमारा यूएस का जो पीक था, वो अप्रॉक्सिमेटली मैंने आपको बताया था कि $22 है। अगर मैं वहाँ से कंपैरिज़न करूँ तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स नीचे है। तो यहाँ से अगर ये अपना ऑल टाइम हाई भी रीच करता है ना दोस्तों, तो ऑलमोस्ट आपका 10x तो करके जाएगा। सेम चीज़ दोस्तों कार्डानो के साथ भी है। कार्डानो का जो ऑल टाइम हाई है वो $1.18 है, जबकि अभी जो है वो $0.18 पे, तो एक्ज़ैक्टली 10x करके देगा आपको। कम से कम तो इतना जाएगा ही, राइट? तो सेफली खेलना चाहते हो, मैं कहूँगा कार्डानो। थोड़ा-सा और रिस्क लेना चाहते हो यूएस। प्रोजेक्ट वाइज़ अगर मैं रेटिंग दूँ, यूएस इज़ मोर बेटर देन कार्डानो। अगर मैं इनका कॉम्पिटिटर की बात करूँ, इन दोनों का ही, तो वो आ चुका है पोल्का डॉट। मेरा पर्सनल प्रेफ़रेंस पोल्का डॉट होगा, लेकिन वहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वो नया प्रोजेक्ट है एंड कहीं न कहीं नए प्रोजेक्ट में रिस्क रहता है, क्योंकि अगर उनके डेवलपमेंट टीम में कुछ भी उल्टा-पुल्टा न्यूज़ सुनने को मिलता है, तो उसका प्राइस पे हमें सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ रिस्क है, वहाँ इश्क है दोस्तों। तो यही बात यहाँ पे भी लागू होता है। पोल्का डॉट का प्रोजेक्ट अगर आपने नहीं देखा है, ज़रूर देखिएगा। मैं बार-बार आपको रिकमेंड करता हूँ। इन दोनों में मेरे चॉइस रहेगा यूएस। बाकी अगर सेफ्टी वाइज़ देखें, दोनों ही प्रोजेक्ट अच्छे हैं, दोनों का ही फ्यूचर अच्छा लग रहा है कंपैरिज़न में एंड
अगर आप ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट में हो डॉलर के टर्म में, तो मैं कहूँगा जब इतने दिन आपने खींच लिया है, तो थोड़े दिन और खींच लो इस प्रोजेक्ट में, बने रहो, क्योंकि ये आपको आने वाले कुछ महीनों में शायद बहुत अच्छा रिटर्न देगा। वहीं अगर आप लॉस में हो, तो नो डाउट ये आपको प्रॉफिट में ही सेल करना है, लॉस में मत सेल करना, क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छे हैं, टॉप के हैं, तो ये आज ना कल आपको प्राइस रिकवर करके देंगे। ट्रेडिंग वाइज़ देखो दोस्तों, तो मैं कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो इसमें मिड टर्म में थोड़ा-सा कम से कम लेके चलना इन्वेस्ट करने के लिए। ऑलरेडी अगर आप ट्रेड में हो, लॉस में हो, सेल मत करना, अच्छा प्रोजेक्ट है, जब प्रॉफिट होगा तभी सेल करना। क्या ये 100x दे सकता है? दोस्तों मेरा आंसर होगा हाँ भी, ना भी। हाँ, इसलिए दोस्तों क्योंकि इसमें से मेरा पर्सनली मानना है यूएस बहुत अच्छा कर सकता है, और मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले टाइम में और $200 तक भी देखने को मिले। कार्डानो कर सकता है, नहीं कर सकता, अगेन दोनों हाँ या ना दोनों। लेकिन अगेन जो अगर मैं प्रायोरिटी वाइज़ बोलूँ, यूएस इज़ मोर प्रेफरेबल फॉर मी, तो मुझे लगता है कि हाँ, यूएस में कैलिबर है, लेकिन वो क्या इसी बुल साइकिल में करेगा या आने वाले 2-4 साल बाद करेगा? तो दोस्तों इस चीज़ का मुझे पर्सनली ऐसा मानना है कि यूएस में वो कैलिबर है कि वो इस बुल साइकिल में भी कर सकता है 100x तक। लेकिन क्योंकि मैंने बताया आपको कि अगर आपको सेफ्टी वाइज़ देखना है ना, तो इस कॉइन में ज़रूर इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये काफ़ी सेफ है कंपेयर टू ऑल अदर ऑल्ट कॉइन्स। एंड जहाँ तक गेन की बात है, ग गेन आपको अच्छा खासा देगा। 10x तो मिनिमम मान के चलो, 20 टू 50x भी दे सकता है इस बुल रन में आपको। लेकिन जहाँ तक बात है 100x श्योर शॉट, मुझे ऐसा नहीं लगता, श्योर शॉट होने को कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से हुई ओवरऑल कार्डानो एंड ईओएस प्रोजेक्ट के बारे में बात। साथ ही साथ इसका कॉम्पिटिटर पोल्काडॉट के बारे में भी मैंने बताया कि वीडियो बना चुका हूँ। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो पे अगर कोई और फर्दर क्वेरी हो जिसका मैंने आंसर इस वीडियो में नहीं दिया हो दोस्तों, तो ज़रूर पूछिएगा। मैं उसको कोशिश करूँगा आपके कमेंट बॉक्स में आंसर करने की दोस्तों। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं दबाया ना दोस्तों, तो सब्सक्राइब सबसे पहले दबाओ बटन, एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि हम डेली लेके आते हैं इसी तरह के वीडियो और टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के लिए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनके भी मन में जो भी डाउट्स हो इन टोकन्स को लेके, वो क्लियर हो सके। तो दोस्तों आई एम होपफुल कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इन टोकन्स के अलावा इस सीरीज़ में और भी मैं बहुत सारे ऑल्ट कॉइन कवर करने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि आपने किसी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करना है और अगर वो ऑल्ट कॉइन अभी तक कवर नहीं हुआ है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा उन ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर पहले वीडियो लाने का। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और नए फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ किसी नए ऑल्ट कॉइन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।